जी हाँ, बात है इनकम टैक्स की, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं शो में, क्योंकि हर कोई इनकम टैक्स बचाना चाहता है। तो हम बताते हैं कि आप नियम के दायरे में रहकर कैसे इनकम टैक्स बचाएं। और इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे इस कोशिश में हमारे साथ हर एपिसोड में हमारे टैक्स गुरु होते हैं। और आज के एपिसोड में हमारे टैक्स गुरु हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और हम और कोहली साहब मिलकर के आपको कई सारे ऐसी नई बातें बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। कई सारी बातें ट्रिब्यूनल के फैसले के आधारित पर होंगी, कई सारी बातें फाइन प्रिंट से निकल कर आ रही होंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज शो में हम आपको बताने वाले हैं कि परमानेंट अकाउंट नंबर के इस्तेमाल में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। आखिर कैसे? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मिला है पुराने के बदले नया घर, तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी? और साथ में भी बताएंगे कि क्या कहते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़े टैक्स के नियम। तो इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो परमानेंट अकाउंट नंबर की बात हमने कही, पैन। तो पैन के इस्तेमाल हम लोग धड़ल्ले से करते हैं। जो मांगता है पैन नंबर दे दीजिए, पैन का कार्ड पकड़ा देते हैं, पूरा नंबर बता देते हैं। और हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसको किस तरह से मिसयूज़ भी कोई कर सकता है और हमारे लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। तो ये महंगी कैसे पड़ सकती है और किस तरह की सावधानी बरतें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोहली साहब से, फिर आगे बढ़ेंगे। कोहली साहब, ये पैन तो हम लोग भी जो मांगता है उसको दे देते हैं, तब आप कह रहे हैं बड़ा महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ, मैंने देखा कि जब आपका आईडी मांगा जाता है तो बजाय आधार या वोटर आईडी निकालने के लोग पहले पैन निकाल कर दे देते हैं। कुछ जगह से वापस भी कर दिया जाता है क्योंकि उस पर एड्रेस नहीं होता। पर वो कितना महंगा पड़ सकता है। स्टेट बैंक के एक कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर थे, उनको 34 करोड़ रुपए का नोटिस आ गया। 34 करोड़ का? और उनकी क्या 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी। 34 करोड़ की उनके ऊपर डिमांड आ गई। जब सारा तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि उनके पैन का किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया। अब लीजिए, स्टेट बैंक के कर्मचारी ही थे, हालांकि सैनिटेशन वर्कर थे। जी। तो उतने छोटे से ओहदे के व्यक्ति का इतना 34 करोड़ रुपए, क्योंकि उनका पैन। और हुआ क्या था, जब और गहराई में तहकीकात का ही पता लगा कि उनकी पिछली कंपनी में एम्प्लॉइज से उनके कागजात मांगे जा रहे थे, पैन और भी केवाईसी डॉक्यूमेंट, वो उन्होंने बड़ी कैजुअली कहीं पकड़ा दिए। वहां किसी ने शायद उसको मिसयूज कर लिया। मिसयूज कैसे करते हैं? मिसयूज, आप किसी के पैन को अगर इस्तेमाल कर लेते हैं किसी ट्रांजैक्शन में, कहीं पर आपको मान लीजिए ट्रांजैक्शन करना है, पैन डालना होता है, तो आप किसी और का पैन नंबर उठा के डाल दीजिए। ऐसी जगह डाल दीजिए जहां पैन आपसे मायने नहीं रखता है। तो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा, पर कल को उसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। खासकर अगर वो गतिविधि अवैध है, वो गतिविधि ब्लैक मनी से संबंधित है, वो गतिविधि अनअकाउंटेड मनी से संबंधित है, तो आप किसी का पैन डालना मैंडेटरी होता है। आपको पता, पैन डाले बिना कुछ जगह आगे गुजारा चलता नहीं। तो हम तुरंत पैन कार्ड जेब में से निकाल के दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि समय समय पर आपको अपना 26AS, लोग मैंने देखा है लक्ष्मण, सिर्फ रिटर्न फाइल करते टाइम 26AS चेक करते हैं। आप, हम बात भी करते हैं। पर अब क्योंकि पैन का मिसयूज होने लगा है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि 26AS को आप साल में 3 से 4 बार जरूर चेक करें। क्योंकि वहां पर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा आपके पैन के थ्रू, तो वो ट्रांजैक्शन आपके 26AS में या AIS में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। और अगर लक्ष्मण ऐसा कुछ दिखाई देता है, आपका अगला सवाल मुझे पता है क्या होगा कि अब अगर हो गया कुछ तो फिर क्या किया जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन ये आपने तो कभी किया ही नहीं, ये करोड़ों रुपए का, ये कहां से मेरे उसमें आ गया, मेरी तो इतनी औकात नहीं, वगैरह वगैरह, तो आपको तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और कंप्लेंट आप अपने असेसिंग ऑफिसर को कर सकते हैं, आप पोर्टल पे डाल सकते हैं, आप 26AS में भी डिसएग्री का डाल सकते हैं, AIS में भी डिसएग्री का। आपको उसको वॉर फुटिंग पे उसकी करेक्शन करानी चाहिए, वरना वो डिमांड आपके गले में पड़ जाएगी। नहीं, मैं ये भी सोच रहा था कि कई बार लोग कैश में पेमेंट करते हैं 50,000 उससे ज़्यादा, तो सामने वाला कहता है पैन दे दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कोई मेरा पैन कोई पकड़ा दे उसको। अगर आपने पैन की हैंडलिंग में लापरवाही करी है, यानी वो तो गूगल सर्च करिए पैन, तो 50 लोगों के पैन तो वैसे दिख जाते हैं। नहीं, तो ये तो आपका, तो इसीलिए तो मैंने कहा आपको अपना 26AS और AIS समय समय नहीं, मैं आपको एक दूसरी चीज पूछ रहा हूँ जी, कि जैसे आधार को आपने मोबाइल से लिंक कर रखा है, आधार में कोई चेंज करते हैं तो OTP आता है। ऐसा क्यों ना किया जाए कि पैन के साथ ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि कोई हमारे पैन को इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पे मोबाइल नंबर के जरिए OTP आए और हमारे पैन को वेरीफाई करे, तभी आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। पर क्योंकि शायद सरकार ने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आधार और पैन अब लिंक्ड है। तो अगर पैन से कुछ होता है तो आधार, इनफैक्ट अगर पैन से कोई फ्रॉड होता है तो आधार इसमें आपका आधार बन जाएगा, क्योंकि आपका आधार नंबर फर्क होगा, उस व्यक्ति का आधार नंबर फर्क होगा। और आप तो पता होगा आज तो नई एक सुविधा आधार की लॉन्च हुई है, जहां आपकी पिक्चर फेस वेरिफिकेशन करके आप आधार कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पर फिर भी ये भी कारण नहीं है लक्ष्मण अपने पैन का ध्यान नहीं रखने का। मुझे लग रहा है आपका पैन जितना कैजुअली मैंने लोगों को यूज करते देखा है,
उससे ये लेसन, और ये जो अभी हाल में मामला आपको पता होगा, एक पहले चाट वाले का मामला आया था जहां पर कोई फेरी वाला था, उसका करोड़ों रुपए की डिमांड आ गई थी। ये पैन के गलत इस्तेमाल, और मैंने देखा है जो वर्ग थोड़ा कम पढ़ा लिखा है उन लोगों के पैन का ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे जो भी दर्शक हैं आगे भी इस संदेश को दें कि अपने पैन को बिल्कुल दिल से चिपका के रखिए। और जैसा कि मैंने कहा, सरकार अगर चाहे तो इसको मोबाइल से लिंक मैंडेटरी कर दे कि किसी के पैन को इस्तेमाल करने से पहले उसको वेरीफाई करिए, मोबाइल नंबर के जरिए OTP से वेरीफाई करिए। तो मुझे लगता है इस मिसयूज को रोका जा सकता है। तो लेकिन तब भी जब तक ये व्यवस्था नहीं है, पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी बनती है, अपने पैन को जहां तहां जैसे तैसे करके उसको मत दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु, जहां से ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार शरद जी। तो मेरा क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी सेल को लेकर है। वो मेरे फादर ने 2018 में मेरे को गिफ्ट करी थी जी। और उस पर जैसे मैंने 6 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी पे करी थी। उसका गवर्नमेंट वैल्यू करीब 1 करोड़ के आसपास थी जी। और उसको हम 2025 में जब सेल कर रहे हैं, और तो उसकी वैल्यू अराउंड 1.9 करोड़ है। और मेरे फादर ने उसे 96 में खरीदा था, अराउंड 10 लाख रुपीज का जी। तो उसका टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी परचेज वैल्यू क्या काउंट होगी, वही मेरे को समझना है। जी बिल्कुल बताएंगे कोहली साहब। जी ब्रजेश जी, देखिए क्योंकि आपके फादर की प्रॉपर्टी है, तो क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी गिफ्टेड हो या इनहेरिटेड हो, तो इसमें जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होती है। यानी कि आपसे पहले जिनकी ओनरशिप थी, यहाँ पर आपके फादर हैं, तो पहले तो 1996 से आप 2001 तक आएंगे। 2001 में आपको इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, यानी कि 1/4/2001 को इसकी क्या वैल्यू थी, पहले तो ये निकलवा लीजिए किसी वैल्यू से। वैल्यू निकाल देते हैं, उनके पास पिछला सारा डेटा होता है। जब वो वैल्यू निकल आए तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगी। या तो आप इंडेक्सेशन यूज करें, और इंडेक्सेशन यानी कि 1/4/2001 से लेके और 2025 तक की आप इंडेक्स यूज करें, और इंडेक्स यूज करने के बाद आप 20% उस पर टैक्स दे दें। यानी कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस द सेल प्राइस 1.9 करोड़ आपने बताई, उस पर आप 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दे दें। दूसरा, अगर आप इंडेक्सेशन नहीं यूज करना चाहते तो 1/4/2001 की प्राइस को लेके आप सीधा सेल में से घटा दें और उस पर 12.5% आप टैक्स दे दें। आपको पता होगा ये बजट के बाद से ये 2 ऑप्शंस दे दी गई हैं। और अगर कैपिटल गेन आता भी है ब्रजेश, तो मैं लक्ष्मण ये भी बता दूं उनको कि आप सेक्शन 54 के अंतर्गत इसको कोई दूसरा मकान खरीद के, या सेक्शन 54 EC के अंतर्गत कुछ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके 50 लाख तक वहां बचा सकते हैं, और 54 में तो आप पूरा का पूरा भी बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और साथ में ब्रजेश जी को बता दीजिए कि ये जो आपने का कैपिटल गेन बनता है, तो कितने दिन के भीतर ये खरीद सकते हैं? दूसरा मकान है, दूसरी प्रॉपर्टी। हाँ, अगर ये, हालांकि इन्होंने ये वहां तक गए नहीं सवाल में, मैं आगे चला गया। बिल्कुल, आप 2 साल तक खरीद सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो 3 साल तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन्होंने सवाल लक्ष्मण वहीं आके रोक दिया था, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि इनको अभी फिलहाल सिर्फ यही जानना है कि मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाली जाएगी। पर टैक्स गुरु में आपको पता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको टैक्स प्लानिंग भी आगे, और आप तो उससे भी आगे पहुंच गए। बिल्कुल 2 साल में आप खरीद सकते हैं और 3 साल में आपको कंस्ट्रक्ट करना। चलिए, जो कैपिटल गेन बनता है उसके हिसाब से। ब्रजेश जी, कोई कंफ्यूजन है? अगर उस कैपिटल गेन को हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 54 के अंतर्गत आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी वाले गेन पर ये सुविधा है, जो बाकी एसेट्स पे सुविधा नहीं होती। पर आपके सवाल का सीधा जवाब है हाँ। बिल्कुल, हम लोगों ने 1 कदम आगे बढ़े, वो 2 कदम आगे बढ़ गए। चलिए ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच। और आगे कोई भी कंफ्यूजन हो, जब आप इस मामले को आगे बढ़ाते हैं तो बताइएगा, हम टैक्स गुरु में ऐसे ही आपके सवालों का जवाब देंगे। इस बीच चलते हैं मुंबई, जहाँ से प्रवीण जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण सर और कोहली सर। सर मेरे 2 सवाल है। आर्थिक वर्ष 25-26 में अगर मेरा सैलरी इनकम 11,50,000 है और लॉन्ग कैपिटल गेन 4 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख होगा, तो क्या इस केस में मुझे 87A रिबेट मिलेगा? और दूसरा सवाल है कि सैलरी को पहले 89 रिलीफ मिलता था, सैलरी एरिया का अगर कोई पेमेंट आता है सैलरी में, तो 89 रिलीफ ओल्ड टैक्स रिजिम में मैंने लिया है, तो क्या अभी न्यू टैक्स रिजिम में भी ये नियम? जी हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है और एक नेगेटिव खबर है। 87A रिबेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, अभी बजट में एक स्पष्टीकरण आया था कि 87A का जो रिबेट है, यानी कि 12 लाख तक जो जा रहा है इस साल में, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर या कैपिटल गेन पर वो नहीं मिलेगा, जहां स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। 89(1) का जो रिलीफ है, जो एरियर्स पे मिलता है, वो ओल्ड और न्यू रजीम दोनों में बरकरार है। तो आपके लिए एक खबर लक्ष्मण इनके लिए अच्छी आई,
एरियर्स की, और एक खबर आपको कैपिटल गेन का टैक्स अलग से देना पड़ेगा 87A से, उसको बाहर रखिएगा कैलकुलेशन करते टाइम। प्रवीण जी खुश हैं कि दुखी हो गए कि बैलेंस है? पहला क्वेश्चन के में क्लैरिटी नहीं है। हाँ बोले, फिर से बोले। जो 11,50,000 तक इनकम है वो तो मेरा सैलरी इनकम हो गया, और दूसरा जो है वो स्पेशल इनकम हो गया, तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मैं 20% टैक्स दे दूंगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 11,50,000 में जोड़ दिया तो इसलिए 87 रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने आपको जवाब दिया, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझने में फर्क रह गया। देखिए, जो आपकी नॉर्मल इनकम है 18.5 लाख की सैलरी से इनकम है, उस पे आप 87A का रिबेट लेंगे, यानी कि 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे। पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको आप रिबेट वाले सेक्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रिबेट से बाहर रखेंगे, यानी कि उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर 12.5% आप टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स आपको अलग से निकालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप 12.5% कैलकुलेट करिए, और बाकी की इनकम पे आप जैसे नॉर्मल कॉम्पिटिशन करते हैं 87A का रिबेट देते हैं वो आप दीजिए। चलिए, तो अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इस बीच चलते हैं कोटा, राजस्थान में है, जहां से चंदमल धौलपुरिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भाई साहब नमस्कार, बताइए क्या कहानी है? हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मेरी आवाज जी आ रही नमस्कार। हाँ बिल्कुल आ रही है, बुलंद आवाज आ रही है, बताइए क्या उलझन है? मैं आपका ये शो रेगुलर देखता हूँ, और जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि मेरी बेटी मेडिकल का पीजी कर रही है। अच्छा। उसको पीजी में जो स्टाइपेंड मिलता है वो पहले उनके जो सीनियर स्टूडेंट थे वो टैक्स फ्री था, अभी उनको अभी ये है कि उनका ये टैक्सेबल रहेगा या कैसा रहेगा? स्टाइपेंड मिलता है जो पीजी में, वो क्वेश्चन है। जी चंद्रमल जी, देखिए, जो स्टाइपेंड मिलता है स्कॉलरशिप के रूप में, यानी कि किसी एजुकेशन को फंड करने के रूप में, वो तो माफ होता है। पर आपकी बेटिया क्योंकि पीजी कर रही है मेडिकल में, तो मुझे नहीं लगता वो स्कॉलरशिप के रूप में, अगर वो स्कॉलरशिप के रूप में फिर तो माफ होगा। पर आपकी सवाल से ऐसा लग रहा है कि वो स्कॉलरशिप नहीं है बल्कि उनको एक इंटर्न की तरह स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वो चंद्रमल जी टैक्सेबल होगा। अगर हॉस्पिटल उस पर टीडीएस काट रहा हो तो हैरान मत होइएगा, ज़्यादातर हॉस्पिटल उस पर टीडीएस काटते हैं, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, वहीं से इनका सवाल निकल के आ रहा है। तो बाकायदा वो एक इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगी, और ये भले ही स्टाइपेंड कहलाए पर ये बाकायदा टैक्सेबल होगा। स्कॉलरशिप अगर होती है, यानी कि एजुकेशन को फंड करने के लिए, वो फिर एग्जेम्प्ट होती है। चंद्रमल जी, उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया। हालांकि ये जो पीजी के लिए जो मेडिकल में पीजी के लिए जो स्टाइपेंड मिलता है स्कॉलरशिप तो नहीं होता, दरअसल ये है कि एक तरह से सैलरी कह ये तो इंटर्न, हाँ, एज एन इंटर्न आपको स्टाइपेंड। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले के स्टूडेंट नहीं देते थे, ऐसा कि नियम बदल गया है क्या? मुझे नहीं पता, नहीं पहले ये तो शुरू से ही रूल है, स्कॉलरशिप पे एग्जेम्प्ट होता था, पर पता नहीं, हो सकता है उनको स्कॉलरशिप कोई दिक्कत तो नहीं, अब कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन ये था 2017 से पहले अपना जो आईटीआर फाइल करते थे, फॉर्म में प्रोविजन दिया था, स्टाइपेंड इनकम जैसे डालते थे वो नॉन टैक्सेबल हो जाता था। अभी वो प्रोविजन ही फॉर्म से ही हटा दिया है। हाँ, वो फॉर्म में एक एनॉमली थी, उन्होंने डाल रखा था, पर अब तो 2017 तो बहुत 8 साल पुरानी बात हो गई। हम करंट की बात करते हैं। वो देखिए क्या होता है कि हर साल लक्ष्मण फॉर्म्स में और प्रोटोकॉल में, कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ सुधार वो करते जाते हैं। लेकिन सुधार के चक्कर में तो नुकसान हो गया ना बच्चे का। हाँ, बच्चे का, पर आगे मैं तो ये मानता हूँ चंद्रमल जी की बेटिया, आप स्टाइपेंड, अब कितने दिन तक वो इंटर्न रहेंगी, आगे कमाएंगी, तो टैक्स देने की तैयारी तो चंद्रमल जी असल में करनी है। समझ लीजिए कि स्टाइपेंड भी, और अगर स्टाइपेंड इतना मिल रहा है कि वो टैक्सेबल बन रहा है तो स्टाइपेंड भी अच्छा खासा होगा, तो उसको सैलरी मान लीजिए और उस पर टैक्स दे दीजिए। तो ये जो है मेडिकल के प्रैक्टिस के साथ साथ टैक्स देने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमारे टैक्स गुरु। लेकिन हम आपके साथ हैं चंद्रमल जी, पहले नहीं देता था तो अब लोगों को दुख तो होगा कि पैसे जा रहे हैं, लेकिन नियम तो नियम है, क्या कर सकते हैं। उस नियम के तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा आपकी बिटिया को। लेकिन इस बीच हम सभी की शुभकामनाएं आपके बच्चे को। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएं कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से आपको हो रही है कमाई तो उस पर क्या कहते हैं टैक्स के नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल ने, उससे पहले एक जो मामला, बहुत लोग ये इस उलझन में थे, लेकिन अब जाके ट्रिब्यूनल का फैसला भी आया। दरअसल जो डेवलपर होते हैं, रीडेवलपमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो उसके तहत पुराने मकान को गिरा दिया जाता है, उसको डेमोलिश कर दिया जाता है और फिर नया मकान दिया जाता है। तो उसके ऊपर किस तरह की टैक्स देनदारी बनती है और अभी अब नया डेवलपमेंट क्या हुआ है?
जी हाँ, अभी तक बहुत सारे केसेस लक्ष्मण इसमें आए थे कि आपका बहुत पुराना मकान है सोसाइटी में, और सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी के सब लोग डिसाइड करते हैं बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन हो गई, इसको कुछ नया बना दिया जाए। तो अभी तक क्या होता था कि पुराने मकान को आप एक तरह से कॉस्ट मान लेते थे, उसको भी एक प्रॉपर्टी मान लेते थे, और नए मकान की जो करंट वैल्यू होती थी बाकायदा उस पर कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसको टैक्स किया जाता था। पर इटाले साहब का एक फैसला आया अभी हाल में मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का। वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पुराने, क्योंकि वहाँ पर टैक्स लगा दिया गया था, जो पुराना मकान था उसके इंडेक्स कॉस्ट पे 97-98 की वो कंस्ट्रक्शन थी, उसकी इंडेक्स कॉस्ट पे, और करंट जो अभी नया डेवलपमेंट हुआ था उसकी उन्होंने नई वाली कॉस्ट ले ली, दोनों का डिफरेंस निकाल के उन्होंने उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर दिया। अब स्पष्टीकरण यह आया कि क्योंकि पुराना मकान जब गिराया गया तो ये सेल नहीं मानी जाएगी, ये कॉस्ट नहीं, ये तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स है, एक रिप्लेस किया है, पुरानी चीज को नया दे दिया। तो ये एक इनकम टैक्स वाले में कवर होने वाला ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वहां उस फैसले में इसको माफ कर दिया गया। तो मुझे लगता है आगे के लिए जितने भी लोग सोसाइटीज में रहते हैं और अगर उनकी सोसाइटी बहुत पुरानी हो गई है और उसको गिरा के उसी लैंड पर नया मकान आपका डेवलपर या आप लोग खुद मिलकर बना रहे हैं, तो अब इस फैसले के अनुसार इनकम टैक्स में कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो मैं समझता हूं बहुत ही लैंडमार्क फैसला है, इसको संभाल कर रखें। अगर आप भी कभी नया मकान बनाते हैं तो उसको इस फैसले की बिना पर आप उसको टैक्स से बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी राहत है, खासतौर से जो पुराने मकान को डिमोलिश करके नया मकान बनाते हैं और फिर टैक्स देनदारी की चिंता उनको सता रहती है, तो अब उनको टैक्स देनदारी की चिंता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। गिरीश मराठे साहब हैं मुंबई से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार सर, मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, टैक्सेशन के बारे में पूछने का है। तो देखिए, मैंने ना सितंबर 23 में ईजीबी लिया था, जो मैंने अक्टूबर 24 में एक्सचेंज पे भेज दिया डीमैट में, फ्रॉम माय डीमैट अकाउंट। तो कालावधि जो है 12 महीने से ज्यादा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाएगा? बिल्कुल, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो ऐसा है गोल्ड, लेकिन वो सिक्योरिटी ट्रेडेड है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है। जी हाँ, सेक्शन 2 की अगर हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत जाएं और वहां पर पढ़ें तो वो ये क्लियरली कहता है कि जो सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वहां पर जो म्याद है लॉन्ग टर्म बनने की वो 1 साल है, पर है ये क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड, तो यहां पर कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। देखिए, नियम अनुसार सेक्शन 2 के अनुसार तो 1 साल बाद आपका वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और आपको याद होगा कि आप जब इसको बेचते हैं 8 साल बाद तो उस पे कैपिटल गेन माफ भी होता है अगर मैच्योर होने पे। पर बहुत से लोग सेकेंडरी मार्केट में, जैसे इन्होंने किया, सेकेंडरी मार्केट से खरीदते और बेचते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी मार्केट में आपने लिया है, सिक्योरिटी माना जाएगा और लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा। पर कुछ जगह लक्ष्मण, मैं ये बताना चाहूंगा, 2 साल और 3 साल में इंटरप्रिटेशन माना जाता है, क्योंकि ये वो कहते हैं ये तो गोल्ड बैक्ड है, ये कोई शेयर तो है नहीं, ये कोई स्टॉक तो है नहीं। पर सेक्शन 2 के हिसाब से कोई भी सिक्योरिटी अगर लिस्टेड हो तो ये कंफ्यूजन है। तो मैं तो उसको सिक्योरिटी कैसे कहेंगे तब? नहीं, क्योंकि जो सेक्शन 2 तो कह रहा है कि लिस्टेड सिक्योरिटी। हाँ, तो जो भी मतलब जो कुछ भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसकी बिना पर 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाना चाहिए। पर क्योंकि ये गोल्ड के कैरेक्टर का, इसलिए कुछ इंटरप्रिटेशन ये कहती हैं कि इसको 2 साल 3 साल होल्ड करना चाहिए। मैं आपके शो के माध्यम से, और आप तो वित्त मंत्रालय के गलियारों में बहुत नजदीक रहते हैं, तो ये स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालय को देना चाहिए, खासकर ऐसे हालात में, क्योंकि अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ नहीं रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं और लोग उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीद बेच कर रहे हैं। तो अब ये स्पष्टीकरण और भी जरूरी हो जाता है कि वाकई में ये सेक्शन 2 में सिक्योरिटी है या ये 2 साल या 3 साल इसको होल्ड करके लॉन्ग टर्म बनेगा। मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से 1 साल के अंदर ये लॉन्ग टर्म हो जाना चाहिए, जो इनका सवाल है और इनका डाउट भी। तो इनके हिसाब, आपके हिसाब से इनके केस में ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा का हो गया जी। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म के रूल्स अप्लाई करेंगे, लॉन्ग टर्म के रूल्स अप्लाई करेंगे। लेकिन 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय एक स्पष्टीकरण। ये तो बड़ा ही भारी कंफ्यूजन है कि अब 2 साल पे लॉन्ग टर्म माना जाए कि 3 साल पे, चूंकि ये सिक्योरिटी ट्रेडेड होता है जी। तो उस सेक्शन 2 के तहत ये उस पर आपको सिक्योरिटीज के नियम लागू होते हैं। तो इस कंफ्यूजन को उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्रालय इसको दूर करेगा। लेकिन फिलहाल गिरीश जी, मोर देन 1 ईयर इज अ लॉन्ग टर्म। नहीं, अगर 1 साल से आपने फालतू होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है सेक्शन 2 के हिसाब से। हाँ, वही ना, क्योंकि उसमें डेट भी दिया है। अगर आपने 23 जुलाई के बाद बेचा है वो, जी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। 12 महीने के पहले शॉर्ट टर्म होगा, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होगा।
बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं गिरीश जी आप, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। बिल्कुल इनके हिसाब से ये होना चाहिए, आपके हिसाब से ये होना चाहिए। तो कोई कंफ्यूजन हो तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये नियम कहता है। अगर आप चाहें तो और अपने भी एक्सपर्ट से आप सलाह मशविरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यही टैक्स गुरु हैं, तो इनकी बात को हम अंतिम बात मान के चलते हैं। चलिए चलते हैं मेहसाना गुजरात, जहाँ से दिनेश पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पटेल साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, बताइए कहाँ कन्फ्यूजन है? मेरा सवाल था, मेरी लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड मेरी और मेरे कजिन की, जिसको मैंने रेंट पे दिया है जी। तो मेरा रेंट, मेरे हिस्से का रेंट 5,20,000 सालाना आता है, तो इसके ऊपर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी? जी पटेल साहब, बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मण ये, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको याद होगा एक हेड होता है पटेल साहब, शायद वहीं से आपका कंफ्यूजन निकल के आ रहा है। पर लैंड पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा ये, पहली बात तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा पटेल साहब। और जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मकान के किराए पर मिलती है वो भी इस पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लैंड का रेंट आ रहा है, ये घर किसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का। तो पटेल साहब, आपका और आपके ब्रदर के साथ या फ्रेंड के साथ जो भी जॉइंट है, तो आपका जो हिस्सा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई खर्चा इस रेंट को कलेक्ट करने के लिए आपने किया है जो सीधी तौर पर इस रेंट से संबंध रखता है, उसको आप उसमें से घटा सकते हैं, पर वरना आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं जाएगा, और इस पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। अच्छा, 30% नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो लैंड का रेंट। अच्छा, लैंड का रेंट जी। तो ये एक चीज और आपने कही, इसमें मेंटेनेंस पे जो खर्चा है वो डिडक्ट कर सकते हैं। रेंट कलेक्शन पे जो खर्चा है, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस लैंड की, उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पे, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, हमने कुछ मेंटेनेंस पे खर्चे के बाउंड्री वॉल दे रखा है, कुछ ऐसा कर रहे हैं, छोटा मोटा अगर कोई खर्चा है सीधा रेंटेड प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ लोग रेंट कलेक्शन का भी होता है, जैसे वो लैंड कहीं दूर है, आप उसको कलेक्ट करने जा रहे हैं, या कोई बैंक चार्जेस। तो एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? थोड़ा मुश्किल काम है। वो तो अब देखिए, आपके पास अगर प्रूफ है तो सब कुछ हो जाता है, अगर प्रूफ नहीं है तो फिर तो हवा में तो कुछ नहीं क्लेम किया जा सकता। पर थोड़ा बहुत अगर मेंटेनेंस, डायरेक्ट मेंटेनेंस है, पर वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो घर पे मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पटेल साहब याद रखिएगा, 5,20,000 आपको इस साल दिखाना पड़ेगा, उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा। एक सवाल पटेल साहब से अलग हटके में रहा है कि ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर लैंड दोनों में फर्क पड़ जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड पे जो रेंटेड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए दिया हो या नॉन एग्रीकल्चर के लिए दिया हो, आ तो रेंट रहा है ना, भले ही वो शख्स फसल उगा के, पर आपको तो वो किराया दे रहा है, तो फिर भी आपका इनकम अदर सोर्स से वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा। ओह, तो बड़ा ही पेचीदा मामला है। आपका सवाल उससे क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, रेंट वसूलने के लिए कोई खर्च आप कर रहे हैं, उसका प्रूफ है, तो उसको आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड या नॉन, उस पर जो भी हो रहा हो, रेंट पे आपने दे रखा है, तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है उसमें? जी बिल्कुल। चलिए पटेल साहब, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? दिनेश पटेल जी, लगता है कि उनके वो फोन काट दिए, उनके बाद उनको जवाब मिल गया था। तो चलिए, अच्छा रहा। तो आपके पास कोई भी सवाल हो, जैसा दिनेश पटेल साहब ने सवाल पूछा, उससे पहले आपको गिरीश जी ने सवाल पूछा, ऐसा कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिएगा। हमारे साथ शरद कोहली साहब हैं, बाकी 2 गेस्ट होते हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल कोहली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब बेहद ही आसान भाषा में देने के लिए। तो आप जो सवाल लिखिएगा ना, तो उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, और tax@moneycontrol.com, जी हाँ, tax@moneycontrol.com पे अपना सवाल भेजिए, अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर दीजिए। अगले शो में आपके सारे सवालों का जवाब देंगे अपने टैक्स गुरु के साथ। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। Go